जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करें, इस सीरीज़ की आज हम लोगों की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। जिन भी लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के फॉर्म्स को भर दिया है या फिर वे और भी किसी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आइए बिना समय गंवाए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश हमारे प्राचीन भारत का एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। इसकी विशालता का, इसकी महानता का अंदाज़ा आप लोग इस फ़ोटो से, इस इमेज से लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े एरिया तक में फैला हुआ था। तो बात करेंगे हम लोग इसके पहले महान सम्राट की, जो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका जन्म 345 BC पाटलिपुत्र में होता है। इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होती है। इसका उत्तराधिकारी सम्राट बिंदुसार बनता है और कहा जाता है कि इसके जो धार्मिक मान्यताएं थीं वो जैन धर्म से प्रभावित थी। ठीक है। और इसके जीवन साथी की बात की जाए तो दुर्धरा और हेलेना थी। हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इसके बारे में हम लोग और भी आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी मृत्यु जहाँ होती है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होती है। और पर्वत की बात की जाए तो ये था चंद्रगिरी पर्वत। तो ये जो आपको ये दिख रही है इतनी सारी डिटेल्स, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बिल्कुल से याद रखिएगा। 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली थी। इस काम में चाणक्य, जो कि उसका प्रधानमंत्री था, उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र द्वारा उसका सहयोग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसका दूसरा नाम था कार्नेलिया, उसका विवाह उसने चंद्रगुप्त से कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था और उसने मेगस्थनीज को ये आदेश दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के बारे में वो एक किताब लिखे। उस किताब का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या था? इंडिका था। इसको आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। फिर बात की जाए ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स और एंडोकोट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त के दो नाम हो गए ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में उस लेखों में। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था। ठीक है। जो हमारा पूरा उत्तरी भारत और पश्चिमोत्तर भारत है, इस पूरे क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। फिर इस वंश के दूसरे महान शासक की हम लोग बात करेंगे, जो था सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र पटना में 304 BC में होता है और इसकी मृत्यु 232 BC में होती है। इसकी समाधि पाटलिपुत्र में रहती है। इसकी पत्नियों की बात की जाए तो कारुवाकी और तिष्यरक्षिता बहुत ज़्यादा फेमस हैं। संतानों की बात की जाए तो महेंद्र और संघमित्रा का नाम आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए। महेंद्र को उसने श्रीलंका भेजा था और संघमित्रा को भी उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है आपका कुणाल का, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी बनता है। पिता की बात की जाए तो बिंदुसार थे और माता थी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी का दूसरा नाम था धर्मा। तो अशोक से रिलेटेड इन सारे डिटेल्स को आपको बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए। इनको 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे, आपके माइंड में छप जाएंगे। ठीक है। तो बात की जाए सम्राट अशोक के पूरा नाम था देवानामप्रिय अशोक मौर्य। इसका मतलब था कि राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। ठीक है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन और चंड अशोक कहा गया है। वह
273 बीसी में सिंहासन पर बैठा, लेकिन आंतरिक स्थिति सही नहीं होने से उसको राज्यारोहण में 4 साल का समय लगता है। तो बेसिकली सिंहासन पर 273 बीसी में बैठ गया, बट राज्यारोहण 269 बीसी मीन्स 4 साल के गैप के बाद होता है। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोहों को दबाया था, लेकिन उसके बाद कलिंग की लड़ाई उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित होती है। कलिंग की लड़ाई 262 टू 261 बीसी में होती है, और इस युद्ध के निर्णयों से, इस युद्ध का जो परिणाम होता है, उस नरसंहार को देख करके उसे बहुत पछतावा होता है और वो प्रण लेता है कि मैं आजीवन युद्ध नहीं करूँगा। फिर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार के लिए बहुत से काम किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको सम्राट अशोक के निजी जीवन के बारे में ज़रूर से बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के साम्राज्य की, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि उसका साम्राज्य कितना विशाल था, कितना महान था। ठीक है, और इस महान साम्राज्य को उसने अहिंसा के बल पे कायम रखा। ठीक है, इसीलिए इसे महान भी कहा जाता है। फिर बात आती है स्तूपों की। सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया। तो बात करते हैं आखिर स्तूप क्या होते हैं। स्तूप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किए गए अर्ध आकार टीला होते थे। ठीक है, अशोक के काल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। इनमें से 2 स्तूप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला आपका आता है सांची का स्तूप जो कि एमपी में स्थित है, और दूसरा आपका आता है धम्मेक स्तूप। ये किस राज्य में किस स्थान पर स्थित है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिर हम बात करते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो बेसिकली अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले आपका आता है शिलालेख, फिर आते हैं स्तंभ लेख, और फिर बात आती है गुहा लेख की, गुफा लेखों की। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अभिलेख हमको अशोक के शासनकाल में मिलते हैं। बेसिकली इन अभिलेखों में उसके शासनकाल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख हमको मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे शिलालेखों की। तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 एडी में टी फैंटलर ने की थी। इनकी संख्या 14 होती है, परंतु इन अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अगर हम बात करें शिलालेखों की, तो 14 दीर्घ शिलालेख पाए जाते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट शिलालेखों की, तो दूसरे नंबर का शाहबाजगढ़ी का शिलालेख जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मानसेहरा का शिलालेख जो कि पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है, और 7वें नंबर का शिलालेख जो कि एर्रागुडी आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में स्थित है। और ये जितने भी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, इन सभी को एक बार सरसरी निगाह से आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स के टाइम जब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो तुरंत आपके माइंड में चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, और इन 14 दीर्घ शिलालेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है वो है आपका 13वां शिलालेख। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। तो इन दीर्घ शिलालेखों के अलावा कुछ लघु शिलालेख भी पाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है मास्की का लघु शिलालेख। ठीक है, तो मास्की किस टाइप का शिलालेख था? लघु शिलालेख था, और ये हमको कर्नाटक में प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्तंभ लेख की। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, खुदी हुई हैं, उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जिनकी मुख्य संख्या 4 है। पहला सांची का स्तंभ लेख, दूसरा सारनाथ का स्तंभ लेख, तीसरा रुम्भिनदेही का स्तंभ लेख, और चौथा है कौशाम्बी का स्तंभ लेख। तो सांची एमपी में स्थित है, सारनाथ यूपी के वाराणसी में, रुम्भिनदेही नेपाल के तराई में, और कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप या इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको
बिल्कुल से याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। फिर हम बात करेंगे गुहा लेखों की। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बराबर की पहाड़ियों पर गुफाएं स्थित हैं। इनमें जो 3 गुफाएं हैं उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। पहला है आपका कर्ण चौपर गुफा, दूसरा सुदामा गुफा और तीसरा विश्व झोपड़ी गुफा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बात आती है अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो अशोक के 2 अभिलेख मानसेहरा व शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, और लघमान व तक्षशिला अभिलेख आरामाइक लिपि में हैं और शरकुना व कंधार अभिलेख द्विभाषिक लिपि में पाए जाते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा आम जन की भाषा प्राकृत थी और एर्रागुडी अभिलेख में लिपि का प्रयोग दाएं से बाएं किया गया है। देवनागरी लिपि में हम बाएं से दाएं चीज़ों को लिखते हैं, बट एर्रागुडी अभिलेख में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो दाएं से बाएं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने रखे हैं ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। फिर हम बात करेंगे मौर्य वंश के प्रशासन की। तो मौर्य वंश के प्रशासन में अलग अलग अधिकारी थे जिनके नामों को फॉर एग्जांपल सेनापति चीफ होता था आर्म फोर्सेस का, नागरिक सिटी मैनेजर, मंत्री काउंसलर होता था, सन्निधाता ट्रेजरर होता था, कोषाध्यक्ष होता था, अंत्यपाल फ्रंटियर कमांडर होता था, दवारिक चीफ गार्ड होता था, प्रशासता एडमिनिस्ट्रेटर, उपयुक्त जूनियर ऑफिसर, शून्यपाल रीजेंट होता था। ठीक है, परिषद आपकी काउंसिल होती थी, कार्मिक वर्क्स ऑफिसर होते थे, कर्मांतरिक डायरेक्टर फैक्ट्रीज के होते थे। ठीक है, गोप आपका रेवेन्यू ऑफिसर होता था। ठीक है, राजस्व अधिकारी, कर्णिक अकाउंट्स ऑफिसर, लेखा अधिकारी, नायक, कमांडर, सेनापति, प्रदेष्टा, मैजिस्ट्रेट, अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट। सो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पूरे नामों को आप 1 से 2 बार जब आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है मौर्य साम्राज्य के पतन की। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर हम बात करें तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों की वजह से, अशोक के शासन के बाद कोई भी उसके जैसा सामर्थ्यवान शासक नहीं आया, जिस वजह से इस विशाल साम्राज्य को बचा कर रखने में वे असमर्थ थे। ठीक है, फिर दूसरा कारण था प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। पूरा प्रशासन आपका पाटलिपुत्र से चलता था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता और अशोक की धम्म नीति जो कि अहिंसा की नीति थी, इन सभी ने मिलकर मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण निर्मित किया। तब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। पहला कालिदास का मालविकाग्निमित्र, दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा वात्स्यायन का कामसूत्र और चौथा तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो अपने आंसर्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।